अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, जेल के ताले खुलेंगे और आजम खान बाहर आएंगे 27 महीने के बाद। यूपी सरकार, मौजूदा यूपी सरकार आजम खान को आदतन अपराधी मानती है। हालांकि वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की लोकसभा सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत उन्हें आदतन अपराधी घोषित कर चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है और उम्मीद की जा रही कि कल सुबह आजम खान 27 महीने के बाद खुली हवा में सांस ले पाएंगे और वो सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना होंगे। आज की परिचर्चा आजम खान के 27 महीने के कारावास की और उसके बाद अब सियासत किधर रुख अख्तियार करेगी, इस विषय पर बात करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज़ एक नए मोड़ आते हैं। आज भी एक नया मोड़ आया है। ये मोड़ है आजम खान को 27 महीने के बाद भारत की सर्वोच्च अदालत से जमानत मिल गई है। आजम खान जब जेल गए उसके बाद उनके खिलाफ 1, 2, 3, 4 या 10, 20, 50 नहीं, 89 केसेस उनके खिलाफ दर्ज हुए या फिर दर्ज कराए गए। आजम खान के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने की और इस बात का पूरा बंदोबस्त किया कि आजम खान किसी कीमत पर जेल से बाहर न निकलने पाए और यूपी सरकार 27 महीने इसमें सफल भी रही। आजम खान को एक में बेल मिलती थी, दूसरा केस हो जाता था, दूसरे में बेल मिलती थी, 4 और केस हो जाते थे। यह सिलसिला 27 महीने तक चलता रहा। आजम खान बेल पे बेल मांगते रहे और उनके खिलाफ एफआईआर पर एफआईआर होती रही। शायद ये रिकॉर्ड है। वैसे ये रिकॉर्ड मुलायम सिंह यादव के नाम है। उनके खिलाफ मायावती ने एक दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में 117 एफआईआर कराई थी। हालांकि मुलायम सिंह को एक ही बार में हाई कोर्ट ने सभी केस में जमानत दे दी थी, लेकिन आजम खान की किस्मत शायद उतनी अच्छी नहीं है। उन्हें 27 महीने कारावास भोगना पड़ा है और अब वो बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आजम खान की राजनीति में क्या कोई परिवर्तन आएगा? समाजवादी पार्टी का साथ वो उस तरह से दे पाएंगे जो वो पहले दे रहे थे, या फिर आजम झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे? वैसे आजम खान की अगर अब तक की राजनीति देखिए तो फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स रही है उनकी। कभी लड़ा उन्होंने, कभी झुके, कभी लड़े, कभी झुके, आगे बढ़ते रहे राजनीति में। और उत्तर प्रदेश में लहर किसी की भी हो, आंधी किसी की भी हो, लेकिन रामपुर में आप आजम खान को हरा नहीं सकते हैं। उनको हराना लगभग मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे आप कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह को नहीं हरा सकते हैं, रामपुर खास में आप प्रमोद तिवारी के परिवार को नहीं हरा सकते हैं, हरदोई में नरेश अग्रवाल को नहीं हरा सकते हैं, मऊ में मुख्तार अंसारी को नहीं हरा सकते हैं, शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना को नहीं हरा सकते हैं और कानपुर में सतीश महाना को नहीं हरा सकते हैं। उसी तरह, बल्कि उससे ज़्यादा, रामपुर में आजम खान और उनके परिवार को हराया नहीं जा सकता। यही आजम खान की ताकत है। दरअसल राजनीति में नेताओं को ताकत कहाँ से मिलती है? जनता से मिलती है। जनता अगर उनके साथ है तो बेहद ताकतवर होते हैं, सत्ता हो या ना हो। और आजम खान अपनी लोकप्रियता जनता से प्राप्त करते हैं, उनके मसाइल उठा के, उनके मुद्दे उठा के। लेकिन 27 महीने से आजम खान की कोई आवाज़ बाहर नहीं आई है। अब जब वो बाहर आएंगे तो उनके तेवर देखने लायक होंगे। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है, वहाँ उपचुनाव होंगे और रामपुर की अपनी विधानसभा की सीट वो कैरी कर रहे हैं। अब वो अखिलेश यादव के साथ प्रतिपक्ष में बैठेंगे। उम्मीद करिए और ऐसी पूरी संभावना है कि ये जो बजट सत्र है, आजम खान उसमें असेंबली के भीतर बैठे रहेंगे और मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। तो उस दृश्य की आप कल्पना करिए जो बस कुछ ही दिनों में आपको असेंबली में दिखने वाला है। आजम खान की ओथ भी होनी है और उसके बाद वो अखिलेश यादव के साथ बैठकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन भी करेंगे। इससे राजनीति में कितना बदलाव होगा? आजम खान कोई बदले हैं, नहीं बदले हैं? तमाम चर्चा हैं कि वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से रूठे हैं, लेकिन अगर रूठे हैं तो क्यों? और अगर रूठे हैं तो फिर उनका दूसरा ठिकाना क्या होगा? क्या कुछ अलग करेंगे? क्योंकि अभी तो पार्लियामेंट इलेक्शन होने हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य को बाई इलेक्शन लड़ाना है और फिर प्रॉपर जनरल इलेक्शन भी 2024 में लड़ाना होगा। लिहाजा आजम खान समाजवादी पार्टी के खेमे से बाहर जाएंगे, इस बात की संभावना बेहद कम है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं।
देखिए, ये सच्चाई की जीत है। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, घर आकर हमारी हिम्मत बढ़ाई है, उन सभी लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज इस चीज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आजम साहब पर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको परेशान किया जा रहा है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत आजम साहब को दी है। आजम खान आज अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं और आजम खान के खिलाफ कोई राजनीतिक प्रकृति के मुकदमे नहीं है, कोई सरकार ने दाखिल किए मुकदमे नहीं है। ये मुकदमे उन पीड़ितों की तरफ से, वंचितों की तरफ से और शोषितों की तरफ से दाखिल किए गए हैं जिन पर सत्ता के रसूख में आजम खान ने अन्याय करने का काम किया था। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में ओपी सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संजीव सिंह कांग्रेस से हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, दीपक मिश्रा पीएसपीएल से हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, रमेश ठाकुर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाई ओपी सिंह जी, आपको मुबारक हो, आजम खां बाहर आ गए या आने वाले हैं, जमानत हो गई? जी ब्रजेश जी, मैंने कहा आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। काफ़ी खुश है, होना भी चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मुबारकबाद आपने दिया तो वो सार्वजनिक रूप से दिया, वो सबके लिए है। मेरा ये कहना है कि आजम खां को जमानत मिली और आजम खां 27 महीने जेल में रहे, दोनों न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर वो 27 महीना जेल में रहे तो न्यायालय के कारण रहे, और 27 महीने बाद अगर वो निकल रहे हैं तो ये भी न्यायिक प्रक्रिया की देन है। देखिए ब्रजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजम खां इस प्रदेश के बड़े ही वरिष्ठ नेता, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह भी सर्वविदित है कि मुलायम सिंह यादव के ज़माने में, अखिलेश यादव के ज़माने में, खासतौर से मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में जो 4.5 मुख्यमंत्रियों की गिनती होती थी, उसमें शायद 4.5 वाले में आजम खां ही थे, जिनको मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। उनके अधिकारियों नेताओं की बात तो छोड़िए, सरकार की, खुद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में यह कुवत नहीं थी कि आजम खां अगर कुछ कर दे तो विरोध। जिस प्रकरण में उनको जमानत मिली है, जिस प्रकरण के लिए आपने ये डिबेट किया है, उनके खिलाफ मुकदमा किसने कायम कराया? उनकी ही जमात के गरीब लोगों ने कराया, दलितों ने कराया। आजम खां ने जौहर विश्वविद्यालय खोला, बहुत अच्छा किया, शिक्षा का केंद्र, लेकिन 250 बीघा जमीन जी ब्रजेश जी, 1 बीघा 2 बीघा की बात नहीं है, 250 बीघा जमीन उन्होंने कब्जा किसका किया? दलितों का किया, गरीब मुसलमानों का किया और सरकारी जमीन का कब्जा किया। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिला प्रशासन, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जौहर विश्वविद्यालय में 250 बीघा जो जमीन इन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है, उसको जिला प्रशासन, एक सवाल है मेरा, इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने सरकार में रहते हुए अपने पद का, अपने सरकार का, अपने रुतबे का सवाल इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, जिसके कारण इनको जेल जाना पड़ा। आप आजम खां को नेता मानते हैं या नहीं? बिल्कुल नेता मानता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आजम खां आदतन अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर, आदतन अपराधी। जी, लेकिन आप नेता मानते हैं? आदतन अपराधी इसलिए किया कि जब आप नहीं, आप भू माफिया के रूप में चिन्हित हुए। आप ये बताइए, नेता हो, कोई बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, अगर बड़ा नेता 250 बीघा जमीन कब्जा करता है तो क्या वो आदतन अपराधी नहीं है? क्या वो भू माफिया नहीं है? क्या इस चैनल में बैठे तो कह रहे थे कि वो नेता है, मैं मानता हूं, तो मैंने आपको याद दिलाया कि यूपी सरकार उन्हें अपराधी कह रही है और आप उन्हें नेता कह रहे हैं। नेता और अपराधी में अंतर है। किसको कहा जाता है ब्रजेश जी? यूपी सरकार उनको आदतन अपराधी कहती है। नेता तो मुख्तार अंसारी भी है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, नेता तो मुख्तार अंसारी भी है, फूलन देवी भी थी, अतीक अहमद भी है, ब्रजेश वो डॉक्टर जो है विजय मिश्रा भी है। जितने अपराधी हैं, एक नाम लेते लेते पलट गए। क्षेत्र में जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे? एक नाम मुंह से निकला, आधा बोल के क्या कहेंगे आप? नेता नहीं कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ओपी सिंह जी। मैं डिबेट के अगले चरण में बढ़ता हूँ नेता नहीं और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान को आमंत्रित करता हूँ।
जी शुक्रिया आपका, मुलायम सिंह धन्यवाद यादव की धन्यवाद सरकार में धन्यवाद ओपी सिंह जी, दो नेता बहुत चर्चित रहे। थैंक यू। एक गायत्री प्रजापति, एक आजम खां, थैंक यू। ये दोनों बहुत चर्चित मैं रहे। डिबेट के अगले चरण में आपको समय दूंगा, बाकी बात तब रखिए। नाई जी बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए। आपके चेहरे में खुशी नहीं दिख रही है आजम खां की रिहाई को लेकर। नहीं नहीं, ये सिर्फ ये आपके देखने का नजरिया है। समाजवादी पार्टी और हम सब लोग बहुत खुश हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं और सम्मान धन्यवाद देते हैं। हम सभी लोग समाजवादी पार्टी और हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं। और जिस मुकदमों की बात कर रहे थे अभी ओपी सिंह जी, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो मुकदमे कायम किए, रामपुर की जनता को पूर्ण रूप से मालूम है कि सभी लोगों से फोर्सिबली और धमकी देकर, लालच देकर उन लोग से फोर्सिबली मुकदमे कायम कराए गए। ये तथ्य या तो आज सामने आ जाएंगे या 5 साल बाद सामने आ जाएंगे। इसीलिए तो आप देखिए कि वो जेल में है, तब भी अभी विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से वो जीते हैं। 1,30,000 से अधिक वोट उनको मिले हैं और बीजेपी की बुरी हार हुई और कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो गई, जबकि रामपुर में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे का साथ देकर लड़ी है। ये जग जाहिर है, सबको मालूम है ये बात। और जो आदतन अपराधी की जो बात कर रहे हैं, तो मैं तो श्री योगी जी से कहना चाहती हूँ कि आदतन अपराधी आजम साहब नहीं है। आदतन अपराधी तो योगी जी के आधा मंत्रिमंडल है। हीनेस क्राइम में मुकदमे दर्ज है योगी पर जी के आपने सुना होगा और कल देखा भी होगा कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान, योगी जी के ऊपर हीनेस क्राइम में मुकदमे कोर्ट दर्ज की है। प्रोसीडिंग के दौरान यूपी सरकार ने कहा आजम खां आदतन अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। मैं तो वही कह रही हूँ ना कि आदतन अपराधी तो योगी जी के आधा मंत्रिमंडल है। हीनेस क्राइम में मुकदमे दर्ज है, खुद योगी जी के ऊपर हीनेस क्राइम में मुकदमे दर्ज है। और तो और ब्रजेश जी, जो बीजेपी का नेता है वहां का आकाश सक्सेना, वो उसको वो लतियल है फर्जी मुकदमे करने का, वो आती है। मैडम एक सवाल है, ये हजरत एक सेकंड और दीजिए। जी जी और जी। उसका साथ दिया वहां का जो भ्रष्टम कप्तान रहा रामपुर का आईपीएस अजय पाल शर्मा, वो भी फर्जी मुकदमे करने का आदी था। पैसे लेकर फर्जी मुकदमे करता था और भ्रष्टाचार ही था। मैडम एक सवाल है, सिद्ध हो गई जी। सुना है कि हजरत आजकल नाराज हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से। देखिए, ये तो जो हजरत लोग मतलब बातें कर रहे हैं, आदतन उनकी अपराधी लंबी जिनको कहा जबानें गया हैं, है। उन लंबी जबानों से वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आजम जी की बात करें तो आजम जी समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ है। और जो गरीब बच्चों को जो एजुकेशन देने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी कायम की है, वो माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश यादव जी का भी उसमें योगदान है। क्योंकि आजम जी हो, चाहे नेताजी हो, चाहे अखिलेश जी हो, ये गरीबों के लिए इनका दिल धड़कता है। आप ये देखिए ना कि लोकसभा चुनाव जिस तरह बंपर वोटों से जीते, तो सत्ता संरक्षण में भाजपा, कांग्रेस और प्रशासन की चौगट्टी ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमों की छड़ी लगा दी। उसके बाद से यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सपा सब कुछ करती रही। तभी तो मैं कह रही हूँ कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आभार व्यक्त करते हैं। देश में न्याय है, न्यायालय है। कपिल सिब्बल जी का भी हम धन्यवाद देते हैं। और जल्दी और भी कुछ देखेंगे आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस रामपुर में उनके खिलाफ मिल के लड़ रहे हैं, पर आपको पता है कि आजम खां की रिहाई में सबसे बड़ा योगदान किसका है? उनका नाम है कपिल सिब्बल और वो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। तो मैं क्यों न मानूं कि सपा और कांग्रेस इकट्ठी है? भाई संजीव सिंह, एक सेकंड रुकिए मैडम प्लीज, हो गया अब आप नेक्स्ट राउंड में कह लीजिएगा। भाई संजीव सिंह, अगर कोई अंदरूनी साठगांठ है तो खुलकर बताओ। ये लुका छिपी पर्दे की आड़ में क्यों, ये चिलमन की ओट में क्यों जा रहे हो? सामने आओ। ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी कोई लुका छिपी का खेल नहीं खेलती। लुका छुपी का खेल कौन लोग खेलते हैं, मुझे लगता है कि आजम खान के लोग और आजम खान के जो समर्थक हैं वो देखे हैं 27 महीनों से। रही बात, अभी हमारी बहन बोल रही थी, बहुत दिन पहले की बात नहीं ब्रजेश जी, रविदास मल्होत्रा साहब के बारे में ये भी नाहिद बहन भी जानती होंगी, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अखिलेश जी की अनुमति से वीडियो चला, आपके भी चैनल पे चला, कि वो पहुंचे थे सीतापुर जेल मिलने। क्या हुआ, क्यों नहीं मिले? आजम खान साहब, वहीं आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी से मिले, शिवपाल यादव जी से मिले। तो समझना चाहिए कि जो दर्द में आदमी रह रहा है, अगर उसके साथ लोग उसके दुख में खड़े होते तो निश्चित वो मिलते। तो मैं यहाँ पे और बातें नहीं कहना चाहता। और आजम खान साहब आप कहना क्या चाहते हो कि दूसरी क्या तरफ समाजवादी पार्टी आजम खान के दुख में उनके साथ नहीं थी? देखिए ये मैं फिर कह रहा हूं,
ब्रजेश जी भाई जी, बहुत आपकी सम्मान से टिप्पणी पे वो तथ्यों कि को तोड़ आजम मरोड़ खान रहे साहब हैं। को रविदास जी को जो है कोई बीच में प्रतिनिधिमंडल में बीच नहीं में भेजा गया था, थोड़ा वो सा स्वयं सब्र गए होना थे। चाहिए। रविदास और जी मैं ने भी आपको इसका नाहिद जी अपना- सजेस्ट अपना मैं करूंगा कभी रोकता नहीं कि आपको सुनना आना चाहिए। मैं आपने बोला, किसी ने बीच में नहीं मैं टोका। रोकता अब नहीं आप हूं। में सुनने का सब्र होना चाहिए, यही लोकतंत्र है और हमारी डिबेट का यही लोकतंत्र है। देखिए, चुपचाप बैठे हैं ओपी सिंह, कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि मन में बहुत चल रहा है उनके बोलने को, लेकिन शांत हैं बेचारे। बोलिए आप संजीव जी। ब्रजेश जी, मैं सारे पैनलिस्टों का सम्मान करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप जब मौका देंगे तभी बोलूंगा, मैं बीच में रोकूंगा नहीं और न किसी के बीच में बोलूंगा। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से पूरी चर्चा आज आजम खान साहब के ऊपर रखी गई है, तो आजम खान साहब को निर्णय लेना होगा। उनके प्रवक्ता का, उनके माफ कीजिएगा, उनके पीएस का जिस तरह से बयान आया, ये आपने खुद देखा। कांग्रेस पार्टी ने लगातार सहयोग मदद की। कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में नैरेटिव सेट करे, धर्म के आधार पे अपनी राजनीति को क्या माहौल बना रखा है, सारे मुद्दे पीछे है। और मैं इस बात पे कह रहा हूं कि जो 24 का चुनाव होने वाला है, उस पे कहीं ना कहीं एक clarity कांग्रेस दे दो पार्टी मुझे। एक बड़े कैनवास को खींचने का जी क्या रिहाई कांग्रेस ने करवाई है? कांग्रेस आला कमान के कहने पर कपिल सिब्बल आजम खां को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या आजम खां के लिए कपिल सिब्बल के लिए आजम खां सिर्फ एक क्लाइंट हैं? थोड़ी क्लैरिटी दो मुझे। मुझे लगता है कि इन सारी बातों में आप जितनी गहराई में जाएंगे, मुझे लगता है कि उसमें और अरे भी मैं तथ्य कितनी मिलते भी जाएंगे। गहराई तक मैं खुदाई इसलिए- के लिए मैं तैयार सीधे- हूँ, फावड़ा लेकर खड़ा हूँ। आप नहीं, बताओ, मैं खुदाई तो अखिलेश जी, आप भी क्या खुदाई शुरू? खुदाई तो अखिलेश जी हमारे ओपी सिंह बताएंगे, वो पूरे देश में कराना चाहते हैं। मैं बात कह रहा हूं नहीं, ये आजम वाली खान खुदाई साहब के बताओ। मुद्दे पे कि कांग्रेस पार्टी इस बिल्डिंग के नीचे कौन है जो आज फिर कह रिहाई रहा हुई हूं है? कि हम चाहते हैं कि ये देश खुदाई में बर्बाद ना हो। इस देश के लिए बचाने के लिए हम ऐसे सारे लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा कैनवास खींच रही है। आज के समय में हम कह रहे हैं, आपके समाजवादी पार्टी के साथ भी, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ भी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से इस देश को बचाने के लिए आगे आई है, क्योंकि ये देश टूट रहा है, देश को जोड़ने के लिए कांग्रेस निकली और बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने और हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने Thank जो you. अभी मंथन शिविर में कहा है, हम उस पर कह रहे हैं शुक्रिया। कि आप उस पे आए। दूसरी तरफ जी, आज धन्यवाद। लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं खत्म कर दे रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर की बात एक छोटी सी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मोदी जी जहां से सबसे ज्यादा वोट पाते हैं, आज बताइए, रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सिपाही ने एक बालिका जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, वो सरेरा उसको छेड़खानी का काम किया। बताइए, जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रह जाएंगी, तो कैसे पूरे देश में ये लोग ठेका लेते हैं बहु बेटियों का? ऑल राइट, मेरे साथ सुशील दुबे जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका। हजरत बाहर आने वाले हैं, कल आ जाएंगे। सरकार कह रही कि ये साहब, ये सज्जन जो है ये दुर्जन है और ये आदतन अपराधी हैं। हालांकि उनका बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। किसी को ऐसे आदतन अपराधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्यों किया गया। कांग्रेस की थोड़ा बहुत क्लेम कर रही है आजम खां पे। अब आप भविष्य की राजनीति में आजम खां को कहाँ पाते हो? ब्रजेश जी, एक तो आपकी तरफ से और सम्मानित भारत समाचार के चैनल की तरफ से जी, आजम खान जी को ईद मुबारक। अब आजम खान जी का जो सूर है वो उत्तरायण की तरफ हो गया है। अब आजम खान नहीं रह गए हैं। अब आजम खां उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था के प्रतीक बन गए हैं और एक फ्रीडम फाइटर हो गए हैं। क्या? एक फ्रीडम फाइटर हो गए हैं। कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी भाई? लोकतंत्र। ये लोकतंत्र की आज़ादी। देखिए, एक आतंक अपराधी जो कि वो नहीं है। पुलिस में दो शब्द आम होते हैं। जब कोई लिखा पढ़ी आती है, जांच की आती है, तो उसमें आम शोहरत कैसी, आम शोहरत शब्द लिखा जाता है। दूसरा, आतंक अपराधी है कि नहीं है। आतंक अपराधी और हीनियस क्राइम, दो बड़े गहरे और बड़े डेप्थ वाले शब्द हैं। इनका इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लेना वहाँ पर सरकार की तरफ से जाके सुप्रीम कोर्ट में, ये अब जो भी है, लेकिन मुझे लगता है आतंक अपराधी बहुत भारी शब्द है और इसका इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन बकरी, मुर्गी, किताब, गुम्मा, बालू, चारागाह, चरगाई, सब चीज़ें अगर मिला लिया जाए तो 90, तो अगर आतंक अपराधी को तो फिर गैंगस्टर भी बना देना चाहिए था। आतंक अपराधी के साथ तो फिर रास्का भी लगा देनी चाहिए थी। आतंक अपराधी के साथ तो फिर और इससे बहुत बड़े, फिर आतंक अपराधी को 100 मोटों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ले लिया? ये केस तो बहुत हद तक हाई कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत से जाइए, अब आगे नीचे जो प्रोसेस है फॉलो करिए। लेकिन ब्रजेश जी, मुझे लगता है 3 संकेत मैं बता रहा हूँ आपको जो मुझे लगता है।
जेल का मैनुअल बड़ा कठिन होता है। बड़े बड़े लोग छोटे से दरवाजे झुक के जाते हैं। एक सज्जन गए, कल की पीठ के प्रमोद कृष्ण जी, अंदर गए, दरी पे बैठे, गद्दे पे बैठे, काहे बैठे, वो जाने, आजम खान जाने, लेकिन उनको खजूर खिलाया। एक सज्जन गए, बाकायदा बीजेपी सपा के विधायक है, सीनियर विधायक के, मंत्री रहे हैं, आजम खां के दर्द में पता नहीं कहाँ से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, रविदास जी वो भी पहुँच गए, उनको गेट ही नहीं खोला। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि आजम खान जी को खबर नहीं थी, लेकिन आजम खान जी ने मना करा दिया। अब एक सज्जन गए, उत्तर प्रदेश के जूनियर लाल कृष्ण अडवाणी जो रूठे ही रहते हैं, शिवपाल यादव जी, वो इतनी बड़ी हस्ती आज की तारीख में नहीं है कि जेल में उनके लिए गेट खोल दे। पूरे देश ने देखा कि शिवपाल जी के लिए गेट पूरा खोल दिया गया, अंदर गए। अगर गेट पूरा जेल का खुला है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा था, हाई कोर्ट ने तो नहीं कहा था, लोअर कोर्ट ने नहीं कहा था, और सेशन कोर्ट ने नहीं कहा था। आप कहना क्या चाह रहे हो, थोड़ा सा वो सम अप करो। सीधी बात है, सीधी बात है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, 26 महीने के मच्छर जब काटते हैं और जेल बड़ा कठिन होता है। कभी जमाने में हमने भी जेल सभासद थे तो 2-4 बार दीवारें काटने को दौड़ती हैं। अरे कई लोग अनुभव बताते जेल हैं। की रात बहुत खतरनाक होती है जब जोड़े से गिनाई होती है। और जो प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, शपथ रही ली मुख्यमंत्री की अलग बात है, आजम खां किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं थे। वो जेल की दीवारें 26 महीने, 2 दिन में तो आदमी की सांसें बाहर आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हुआ है। कपिल सिब्बल जी ने अपनी बारी लंबी खींच ली है या जो भी कुछ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का कहीं ना कहीं प्रश्रय, आशीर्वाद या सो मोटो संज्ञान या हाई कोर्ट में तो अपोज किया, सुप्रीम कोर्ट में आता अपराधी का। शिवपाल यादव जी के लिए गेट खुलना जेल का, ओके, पूरा गेट खुलना, जेल का गेट नहीं खुलता। ओके, दीपक मिश्रा जी जी, आजम खान तो रिहा होने वाले हैं, कल रिहाई है उनकी, जमानत हो गई है। जी, शिवपाल जी जाएंगे क्या उन्हें रिसीव करने? रिसीव करने जाएं न जाएं, लेकिन मिलेंगे और मिलकर प्रदेश में लोकतंत्र की आंच को और कैसे मजबूत किया जाए इस पे साथ काम होगा। ओके, सत्यमेव जयते नानमृतम। शिवपाल यादव जाएंगे या समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव जाएंगे या पीएसपीएल वाले शिवपाल यादव? शिवपाल सिंह जी जाएंगे। प्रसपा कौन से वाले शिवपाल जी? प्रसपा वाले ही जाएंगे, चूंकि तो समाजवादी विधायक पार्टी तो तो मानती सपा नहीं से है। हैं। समाजवादी पार्टी तो मानती नहीं है, 111 की मीटिंग में भी नहीं देती। ये और बात है कि 111 में वो अभी थे। ये और बात है कि जिताने के लिए उन्होंने अनथक मेहनत किया। खैर वो इतिहास है, उस पर क्या बात करना। लेकिन एक चीज़ है, आजम साहब के प्रकरण पर मुंडपनिषद का जो आपका भी मोटो है, जो हम लोग अंदर आते हैं तो लिखा रहता है सत्यमेव जयते नानमृतम, तो ने मूर्त रूप लिया। और अंधेरा चाहे जितना भी भयावह क्यों न हो, सुबह को रोक नहीं पाता। और वह सुबह उत्तर प्रदेश में और उसके बाद पूरे देश में हम ही लाएंगे। शैल लुधियानवी की वो पंक्तियां। मतलब अभी तक रात थी। अब अच्छा, और भी हजारों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हों, पीएसपीएल के हों, उन पर अत्याचार हुआ, तब तो आप लोग इतना नहीं लड़े। नहीं, आजम खां के लिए इतना क्यों इतना सर फोड़े डाल रहे हैं आप लोग? दर्द आजम दर्द आलम है। आजम खान जी के बहाने, मतलब एक दर्द उन्हीं का, बाकी सबका दर्द बेकार है। आजम खान जी के बहाने सभी समाजवादियों, सपा के बाकी नेता कार्यकर्ता जिन पर इतना अत्याचार हुआ या हो रहा है, उसकी कोई पूछने वाला नहीं है। बात करें इलाहाबाद, आजम खान का दर्द सबसे बड़ा हो गया। कहीं भी अन्याय हो रहा है वहां हम लोग खड़े हो रहे हैं, अपनी ताकत से खड़े हो रहे हैं। ये और बात है कि आजम साहब का प्रकरण चर्चा में ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई बहुत कठिन है। पर आजम खान जाएंगे कहाँ? विकल्प क्या है उनके पास? आजम जी के पास तमाम विकल्प है। कौन सा बताओ तो? अरे बताओ। वह समाजवादी मूवमेंट और प्रगतिशील आंदोलन को मजबूत करेंगे। कौन सा वाला? प्रगतिशील कौन सा वाला? प्रगतिशील वही वाला जो डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश की विरासत है। कौन सा वाला? जहां दीपक मिश्रा है। अच्छा, मतलब पीएसपीएल में आएंगे? अब आत्मा तो आई चुकी है, शरीर से आना बाकी है। वरना वह शिवपाल जी से इतना अट्टहास कर मिलते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता से मिलते तक नहीं। पीएसपीएल दे क्या सकता है? आपके पास क्या है उनको देने के लिए? अब देखिए, एक चीज और बता दें, चाहे आजम साहब हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे हम जैसे फकीर हो, हाथ में तराजू लेकर सियासत में नहीं आते। अरे सूदो जिया देखा नहीं जाता सियासत में, ये सौदा तो और बहनों सौदा भाइयों, है। दीपक मिश्रा हैं, ये पीएसपीएल के मुख्य प्रवक्ता हैं, शिवपाल यादव की आवाज हैं। इन्होंने डिबेट में अभी ये दावा किया है कि प्रगतिशील की राजनीति करेंगे आजम खान। तो आप इनके बयान को नोट कर लीजिए, आगे की इनसे पूछताछ करते रहिएगा। तो कब ज्वाइन करेंगे? अब ये भी लगे हाथ, बता दो। हमने समूचे मूवमेंट की बात की है, इनका नाम नोट किया जाए, इनका बयान नोट किया जाए और उसको रिकॉर्ड करके रख लिया जाए।
वो तो हाँ, बोलिए। रिकॉर्डेड ऑलरेडी होता ही है। अरे मैं स्पेशल रखवाऊंगा क्योंकि बोले हो ना अभी। हाँ तो आप कब ज्वाइन देखिए, करा रहे हो? दिल का रिश्ता है, इसीलिए शिवपाल सिंह जी के लिए बड़ा अब वाला गेट कचाओ और बड़े नहीं, वाले सही से दिल से बताओ मिले पूरी थे वो, बात। बड़े दिल चक्कर से है? मिले थे, इसलिए तो बड़ा गेट खुला था। सुना है किन्हीं लोगों के लिए खिड़कियां तक नहीं खुली। किन के क्यों? लिए? और एक चीज और बता दूं, बड़े नेताओं की आवाज जितनी बोलती है उससे ज्यादा उनकी खामोशी बोलती है, तो मतलब भावभंगिमा बोलती है। शिवपाल यादव आजम खान मिलके कोई खिचड़ी पकाएंगे? खिचड़ी नहीं पकाएंगे, भोजन? समाजवादी प्रगतिशील मूवमेंट को मजबूत करेंगे। ओके, तो मैं मान लूं कि आप, चूंकि अब आप मुख्य प्रवक्ता हैं, आपकी बात मुझे माननी पड़ेगी। तो बहनों भाई, शिवपाल यादव की तरफ से उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने दावा किया है कि आजम खान उनकी पार्टी में आएंगे और शिवपाल यादव के साथ मिलकर काम करेंगे। रमेश ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खासी नज़र रखते हैं। ये तो धमाका कर रहे हैं शिवपाल यादव की पार्टी वाले, ठाकुर जी। नहीं, मुझे लग रहा है ब्रिजेश जी, इनकी बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई है, ठीक भी कह रहे हैं। गांव में अक्सर देखा जाता है जब दो गुटों में झगड़ा होता है तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शक्ति कपूर का रोल निभाता है। वो क्या करता है, अंधेरे में जाके डेमा या कोई ऐसा पत्थर वत्थर चला के खुद भाग आता है और दूसरी पार्टी को कह देता फला पार्टी ने तुम्हारे ऊपर पत्थर डाला, और दूसरी तरफ जाके कह देता तो उनकी तरफ से मारा। तो ये पूरे एपिसोड में जो बवंडर जो पेला है ये शिवपाल यादव ही है। ये जब मिलने जाते हैं उसके बाहर आके मीडिया में जवाब देते हैं कि इनका तो कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है अखिलेश यादव में और क्या नाम आजम के साथ में, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो सच्चाई से आप देखो, क्योंकि दोनों नेताओं में जो एक पॉलिटिकल जो एक कमिटमेंट कह लो या जो ट्यूनिंग कह लो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन बयानों के बाद में जितना राजनीतिक चरित्र हरण मुझे लग रहा इस बीच में आजम खान साहब का हो गया, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ में कैसे होते हैं। एक जब जानवर मर जाता तो गिद्ध जिस तरीके से मंडराने लगते हैं चारों तरफ से, वो इनके साथ में हो जाता है। पहले जाते हैं आचार्य कृष्णन जी उनके पास सीधी देने जाते हैं, उसके बाद में आरएलडी प्रमुख, किसी को शक्ति कपूर कह रहे हो, किसी को नहीं, मैं अब ये चीजें ना, नैतिकता देखो ब्रजेश जी, राजनीतिक में नैतिकता नहीं बची है। इसमें हो क्या रहा, पूरे एपिसोड को देखो, आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। आचार्य कृष्णन जी जाते हैं, वो कुछ ईदी लेके जाते हैं, कान में फूंक आते हैं कि हम देखेंगे, जब बाहर आ जाएगा सारी चीजें देखेंगे। आपने कपिल सिब्बल का नाम दिया। उसके बाद में आरएलडी प्रमुख जयंत जी जाते हैं। शाहपीर गेट में मेरठ के अंदर एक टोटका करवाने वाले कुछ बैठते हैं, वो टोटका लेके जाते हैं कि जब आ जाएंगे तो वो हमारे पाले में आ जाएंगे। लेकिन सबसे प्रमुख एक नाम है जिस पे आपने जिक्र नहीं करा, पैनल में कोई बता भी नहीं रहा, वो है भारतीय जनता पार्टी के बांदा के सांसद आपके ब्रिजभूषण सिंह। वो क्या लेने जाते हैं, उनके पीछे की पॉलिसी क्या है, उनके पीछे की पॉलिसी क्या, वो कोई नहीं समझ पा रहा। क्या कान में वो बताने जा रहे हैं कि जब बाहर आप आ जाओगे तो बीजेपी में ज्वाइन हो जाओ, नहीं वरना तो आपकी जौहर यूनिवर्सिटी और आपका रामपुर का जो घर है उसमें भी हम लोग कुछ बता देंगे कि मंदिर है, मस्जिद है, कुछ इस तरीके से बता के सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप ये कहना चाहते हो कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान दिखेंगे, इसमें थोड़ी मुश्किल है? नहीं, क्यों नहीं रहेंगे। मुझे लग रहा है इसमें दूर हटना या इनके बीच में कोई ऐसा झगड़ा होना, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। जाएंगे कहाँ आजम खान, उनके पास विकल्प क्या है? एक बार और छोड़कर गए थे सपा, नहीं बाद में आए तो मंच पर रो के ज्वाइन किया था सपा, फूट कर रो रहे थे। वही आप उसी चीज को जाएंगे कहाँ वो समझो कि अब क्यों जाएंगे। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ आ रहे हैं। देखिए अब उम्र का उनका और ठाव ठिकाना, राजनीतिक उनका जहाज बड़ा है, उनको रनवे चाहिए बड़ा वाला, इनके पास है नहीं। देखिए मुझे लगता नहीं है कि अब कहीं जाने की वो कोशिश करेंगे। उनका राजनीतिक एक पड़ाव कह लो, उनका एक उम्र का ढलाव कह लो, जो उनको मिलना था। कई बार सांसद रह चुके हैं, पब्लिक उनको पसंद करती है, जेल में रहते भी रामपुर की जनता उनको जिताती है। बरेली हमारा लोकल का क्षेत्र है, रामपुर वगैरह, तो हमें पता है जितना व्यूअर और जितना वोटर उनका पहले था आज भी है। लेकिन हाँ, उनके एक इशारे पे जिस तरीके से आज भी रामपुर की जनता खड़ी हो जाती है, तो ये नेताओं की अपनी एक पब्लिसिटी है, लोकप्रियता है। थैंक यू रमेश जी, शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, आज यूपी की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। कपिल सिब्बल ने पैरवी की और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान, जो यूपी सरकार की नज़र में आदतन अपराधी हैं, वो बाहर आने वाले हैं। देखिए, आजम खान
सियासत में एक ऐसा नाम रहा है जिसका विवादों से बड़ा पुराना नाता रहा, और इसके वजह से वो कई बार परेशानियां झेली। उनको समाजवादी पार्टी से भी एक बार जया प्रदा पर टिप्पणी करने के नाते निकाला गया था। अब आजम खां 27 महीने से जेल में हैं। आज की रात जेल में उनकी अंतिम रात है। कल वो छूट जाएंगे। वो छूट कर क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इस पर सबकी नज़र है, क्योंकि वो एक सियासी व्यक्ति हैं और वर्तमान में एमएलए हैं। 9 बार विधायक होना कोई मामूली बात नहीं है, और उनके परिवार में भी विधायकी सांसदी बड़ी आसानी से रही है। लेकिन आजम खां एक तरह से सुपर चीफ मिनिस्टर माने गए कई बार। पहली बार ऐसा मामला आया कि उनकी सरकार से सीधी भिड़ंत हो गई और जौहर जो विश्वविद्यालय उनका सपना था, जो महल था, वो ढा दिया गया। आजम खां मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर बेहद चर्चा में थे जब समाजवादी सरकार थी, और जब 2019 का चुनाव आ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये कलेक्टर पलेक्टर क्या होते हैं, ये सब तनख्वाहियाँ हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मायावती से उनका गठबंधन था उस समय लोकसभा में 2019 के, और उन्होंने मंच से कहा कि ये सब मायावती का रुमाल से जूता साफ करते थे, सरकार बनेगी फिर वही काम ये करेंगे, इसलिए इनसे डरना नहीं। लेकिन वही एक कलेक्टर उन पर भारी पड़ गया, और जो उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर आया था अखिलेश की ही सरकार में, उसने आजम खां के चमन को उजाड़ दिया। देखिए, बुलडोजर चल गया। आज बात हो रही कि आजम खां छूटेंगे तो कहाँ जाएंगे? अखिलेश के पास जाएंगे, शिवपाल के साथ जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे या ओवैसी में जाएंगे? वो अब तक खामोश हैं। न उन्होंने अंदर से कोई बयान दिया, न उनके परिजनों ने बाहर से। ये ज़रूर है कि उनके समर्थक समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं। वो लगातार बोल रहे हैं, उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उपेक्षा के साथ साथ लोगों को ये याद रखना होगा कि आजम खां जब बीमार हुए तो उनका इलाज अखिलेश यादव ने लखनऊ के मेदांता में कराया। अखिलेश यादव उनसे मिलने भी गए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रहीं कि उनके जेल की दिन कम नहीं हो रहे थे। 89 मुकदमे उन पर लादे गए। अब वो जाकर छूटे हैं। उनका प्रेम इस बीच कुछ और लोगों से भी बढ़ गया, शिवपाल यादव और आचार्य प्रमोद कृष्णम। लेकिन ये उनके बाहर आने के बाद पता चलेगा। अभी वो विधानसभा के सदस्य हैं, 5 साल तक वो रहेंगे। अगर कोई दल बदल न करें तो, और उनकी सदस्यता न जाए तो वो जिसके साथ भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खां एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जिनके पास फॉलोवर हैं। जब वो बोलते हैं तो हजारों लोग उनको सुनते हैं। उनको भाषण की कला आती है, लेकिन वो अपनी तुनक मिजाजी के लिए भी प्रसिद्ध हैं, और इसी वजह से वो लोगों के बीच नाराज़गी का कारण भी बनते रहे। उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो अप डाउन में चलता है। जया प्रदा से उनकी लड़ाई उनके जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा उनकी गाड़ी हिचकोले खाती रही। सियासी तौर पर उनको बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन योगी की सरकार में उनका सियासी के साथ साथ नैतिकता, निजी और कहा जाए तो सामाजिक सारी तरह का उनको नुकसान उठाना पड़ा। जी देखिए, आज ये देखने में आता है कि चाहे आजम खां सरकार में रहे हों या जो कोई दूसरी सरकार, जिसके हाथ में ताकत आई उसने लोकतंत्र को रौंदा। किसी ने ज़मीन कब्जा करके विश्वविद्यालय बना लिया, किसी ने फार्म हाउस बना लिए, किसी ने महल बना दिया, किसी ने अस्पताल, और किसी ने अच्छा, एक मसला है जिसको लेकर बात अभी फंसी हुई है डिबेट में। आजम खां
के पास विकल्प क्या है? अगर वो मान लीजिए जैसा कि दीपक मिश्रा छाती ठोक के दावा कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आएंगे, आजम खां क्या ऐसा रिस्क लेंगे? वो रिस्क लेना जानते हैं, इसके पहले तो उन्होंने कोई रिस्क लिया नहीं। ब्रजेश जी, मुझको लगता है कि आजम खां उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि अब जहां वो कोई बहुत बड़ा फैसला शायद लें, और सियासत में उनको अब कितना साथ आगे मिलेगा, क्योंकि 5 साल बाद अब चुनाव होगा। उसके पहले शिवपाल यादव की अपनी पार्टी में अभी कोई और उनके पास पद नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वैसे इक्का दुक्का है, लोकसभा में 1, विधानसभा में 2, तो क्या दे पाएंगे ये लोग आजम खां को? आजम खां सिर्फ अब ये दुआ करेंगे कि भाजपा सरकार उनसे नाराज ना हो 5 साल, अब दोबारा जेल ना जाना पड़े, इज्जत से कट जाए, जैसा जैसा साहब कहेंगे वैसा वैसा हो सकता है करना पड़े। अब साहब कौन है? आजम खां के लिए बड़े कसीदे पढ़े जाते थे, एक ज़माना था, लेकिन अब वो दौर बीत गया। वक्त बहुत बलवान होता है। जिनके नाम पर रामपुर में कभी बत्ती नहीं जाती थी, आज उनके जीवन में 2.5 साल से अंधेरा फैला है, जेल की 4 दीवारी है, कोरोना ने उनको जकड़ा, जिंदगी और मौत से जूझे। अब यह अंधेरा आज की रात खत्म होने को आया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके बेटों का जो बयान आता रहा, उससे संकेत मिलता है कि वो समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है। लेकिन वो भाजपा में तो जा नहीं सकते, तो बीजेपी उनको किस तरह से आगे कहाँ जाए लेके जाएगी उनकी गाड़ी को, अब ये देखना होगा आने वाले कुछ समय में। बहरहाल जी, अब्दुल्ला आजम ने एक बार लिखा कि वो जो ख्वाब था मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। तो ये उनका तंज अपने पार्टी पर, अपने लोगों पर था। लेकिन आजम खां सियासत का एक मजा खिलाड़ी है, वो मौका पाएगा तो फिर उठेगा। अब वो कब कैसे, उसका शरीर कितना साथ देगा, समय कितना साथ देगा, ये इस पर निर्भर करेगा। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है आजम खां के लिए कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसा कोई तूफान मुझे हिला भी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीधे रुख करता हूं। ओपी सिंह का भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। ओपी सिंह जी, डिबेट के प्रारंभिक चरण में आपने वक्ताओं की बात सुनी होगी। एक आरोप कॉमन है जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार पर लग रहा है कि आजम खां का उत्पीड़न राजनीतिक तौर पर यूपी सरकार के इशारे पर हुआ। ब्रजेश जी, चूंकि आजम खां का 27 महीने बाद जमानत हुई है जेल से, इसलिए आपका ये डिबेट चल रहा है, और उसमें 2 ही विषय है कि वो 27 महीने तक जेल में क्यों रहे, क्या सरकार ने उनका उत्पीड़न किया है, सरकार के कारण रहे, और दूसरा आपका पहलू ये है कि अब निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ, शिवपाल के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही पकड़ा आपने डिबेट को। सपा में ये 2 आपके ही, हाँ सुन लीजिए, आपके ही डिबेट में मुझे सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी ने कहा कि फ्रीडम फाइटर है, किसी ने कहा आत्मा आ चुकी है, शरीर आना बाकी है, तमाम तरह से। लेकिन मैं ब्रजेश जी वो दिन भी याद दिलाना चाहूँगा आपको जब आजम खां, ठीक है बड़े नेता मैं मानता हूँ, मैंने शुरू में ही कह दिया कि वो उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा कि क्या मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद नेता हो जाए तो क्या उनका अपराध छिप जाएगा? इन्होंने जिस प्रकार से जब से ये मंत्री हुए, भारत माता को डायन कहने वाले पूरे देश में एक आजम खां थे। राम मंदिर पर विवादित बयान, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश में पहले नेता थे। किसी महिला का अंग वस्त्र जब का कलर बताने वाले पहले नेता ये थे। किन्हीं अधिकारियों से जूता पालिश कराने वाले पहले अधिकारी ये थे। अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूं जो आपने सवाल किया ब्रजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्पीड़न किया। एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, उस जमाने में जब इन्होंने 250 बीघा जमीन
अपने गरीब मुसलमानों दलितों का सरकारी कब्जा किया, उनको जेल में डलवाया, तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। किसके किसके किसकी हिम्मत थी? मुख्यमंत्री की हिम्मत है, जिला प्रशासन की हिम्मत क्या? योगी जी की सरकार बनी और इस प्रकार के जितने भी अवैध कब्जे थे सब हटाए गए और उसी में इनके भी 250 बीघे कब्जे है। तीसरी बात में ब्रजेश जी बड़ी महत्वपूर्ण कहता है, संजीव जी रुकिए, बार-बार चैनल पर आ रहा संजीव जी, है, आजम खां बहुत बड़े नेता, जिस पार्टी में जाएंगे उसका भाग्य बदल देंगे। भगवान करे जिस पार्टी में उनको जाना तो आप क्या चाहते हो? मैं एक आजम खां सवाल कहाँ आपसे चले पूछना जाएं? चाहता हूं। आपकी दिली ख्वाहिश क्या है? आजम खां, अरे जहां मन के तहां चले जाए, वो जहां मन करे तहां जाए, उससे हमारा सेहत आप कहाँ भेजना चाहते हो उनको? लेकिन मैं आपसे माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जेल ही में भेजना अरे भैया जहां उनको सूट करे जाए, सारी पार्टी तो तेल लगा रही है, शिवपाल भी लगा रहे हैं, अखिलेश भी लगा रहे हैं, प्रमोद किशन भी लगा रहे हैं, जयंत चौधरी भी लगा रहे हैं, और पता नहीं अंदरूनी कौन कौन लोग उनसे मिल रहे हैं। मैं उसके बारे में मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं जी। मैंने आपके भी डिबेट पर सुना है कि सरकार ने 89 मुकदमा कायम करा दिया, सरकार ने बकरी चोर, पुस्तक चोर, ये मुकदमा कायम कर दिया। मतलब कहने का मतलब हुआ कि सरकार ने उनका बड़ा उत्पीड़न किया, और वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक बड़े नेता थे। एक उदाहरण हमको कोई बता दे, संसद में विरोध हुआ हो, विधानसभा में विरोध हुआ है, उनके लिए समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी हो। अरे समाजवादी पार्टी की बात छोड़िए, अरे ओपी उत्तर सिंह जी, प्रदेश आप की बात किसकी तरफ छोड़िए, से खेल रहे हो? रामपुर में बता दीजिए आजम खां की तरफ से खेल रहे हो या बीजेपी की तरफ से खेल रहे कितने हो? कितने लोग उतरे? मैं आप किसी किसकी की तरफ नहीं, से खेल रहे हो? जो सवाल आप कर रहे हैं ना, बड़े नेता बड़े नेता बड़े मैं नेता, कहीं बड़ा, मैं अरे क्या बड़े बताया? नेता थे, मैं तो बताया उठाना अपना चुनाव चाहिए जीत था ना लेते हैं, संसद में। हरा नहीं पाता कोई उनको। लड़ना चाहिए था ना। ओके, मैं नहीं, नाहिद जी को लड़ना बुला लेता चाहिए हूँ ना। डिबेट में। थैंक उनकी यू, तरफ से शुक्रिया। संसद में उठाना चाहिए। ओके, कि बताइए साहब, भाई ये नाहिद जी। देखिए मुकदमा नाहिद जी फांसी लगा। बताइए, लेकिन कह रहे हैं कोई समाजवादी उत्पीड़न नहीं पार्टी है, को भी पता अपने था। अपने ये 250 गुनाहों की सजा 250 भुगत बीघा रहे जो हैं। जमीन किया है, ब्रिजेश जी, ओके बोलिए। ब्रिजेश जी, Yes. 27 महीने ये बात और करें कि इसीलिए आप समाजवादी जेल में पार्टी थे। सामने नहीं और आई। थैंक यू, आप थैंक यू, बताइए, ओपी सिंह एक जी। उदाहरण ब्रजेश जी बता ओपी सिंह जी, दीजिए। थैंक यू। एक उदाहरण बताइए। ओपी सिंह जी थैंक यू। ओके, नाहिद जी बोलिए। एक उदाहरण बताइए। ओके, जो हो गया, समाजवादी आपने बात रख पार्टी ली। के लिए उतरी। नाहिद जी बोलिए, नाहिद जी बोलिए। अरे जो अभी ओपी सिंह जी 27 महीने जेल में क्यों थे आजम साहब, इसकी बात कर रहे हैं, तो अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक केस में जैसी जमानत होती तो उनके ऊपर दूसरा मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी, जिसका योगी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। योगी सरकार ने आजम जी जेल से बाहर ना आए, झूठ और मनगढ़ंत बातों के सारे घोड़े खोल लिए कि आजम जी जेल से बाहर ना आए। क्यों? क्योंकि 23 तारीख को विधानसभा सत्र है। जाहिर सी बात है, आजम जी आएंगे विधानसभा में, ऐतिहासिक भाषण देंगे और जेल में 27 निकलने के महीने में बाद उनके आपके साथ कितना नहीं रहेंगे, यातनाएं इतना दी तय कर गई, लीजिए। अपने एक दर्द डिबेट बयान और करेंगे, होगा। तब कृपया बीच में इंटरप्ट ना करें। अगर कोई कर रहा है वो अपनी यातनाएं और दर्द को बयान करेंगे, और जो भी मानव होगा, जिसके अंदर मानवता होगी, वो उसको तकलीफ होगी उनके दर्द को सुनकर। मैं उन लोगों की बातें नहीं कर रही हूँ जो शक्ल सूरत से तो मानव दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर मानवता नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मानवता जिनके अंदर फूट अच्छा, फूट एक कर बात रही है, मैं और ये साफ लोग साफ पूछ समझेंगे। लेना चाहता हूं आपसे, और चाहता हूं कि आप जी। साफ साफ जवाब दें। ये जो लोकसभा जी की सीट जो खाली हुई है आजम खान के इस्तीफे के बाद, इस पर समाजवादी पार्टी उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देगी या नहीं? इसी पर तय होगा कि आजम आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ब्रिजेश जी, ये सब बातें जो है मैं आपके डिबेट पे कैसे मैं तय कर सकती हूँ? मैं तो अरे बहुत ही उनकी छोटी सीट खाली है, कह कार्यकर्ता हूँ दीजिए पार्टी हाँ की। वो तय करेंगे। मैं तो बहुत छोटी इतनी कार्यकर्ता बात हूँ, कहने में आपका और क्या जाता है? निश्चित रूप से उनके परिवार, उनके सम्मान तो है ही पूरी हमारी पार्टी में। मूल अखिलेश बात यादव यहीं सिंह छिपी को हुई है इसी जब सवाल में। मुख्यमंत्री भी थे, जिसको आप समझना है ये समझ समझे। ले। आप इसी से समझ लीजिए ब्रिजेश जी, जब अखिलेश जी जब सीएम थे तब भी आजम जी को आदरणीय आजम जी कहते थे। वहीं आप देख लीजिए योगी जी, वो कहते सुरेश खन्ना जी को आदरणीय, जबकि सुरेश खन्ना जी उनसे बहुत सीनियर है, तब भी आदरणीय नहीं कहते। मैं आपको इससे समझा रही हूँ। और आप एक बात ये समझिए कि जिस प्रकार से आजम जी के साथ आजम जी को यातनाएं दी गई हैं, आप ये समझे कि इमरजेंसी से भी ज्यादा बढ़कर उनके ऊपर यातनाएं दी गई है। लेकिन ये देखिए आपकी, ना वो झुके और ना वो टूटे। ये है असली समाजवाद, ना वो झुके ना वो टूटे, और वो इरादे के पुख्ता है। कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं है कि जाकर छोड़ के चले गए, जाकर टूट गए तो हार्दिक पटेल टूट गए। तो आजम खान ने भी कम अत्याचार नहीं किए थे नाहिद जी। बीजेपी केवल जब 1% वोट ला पाई जब उनके हाथ में पंजाब में। ताकत होती है वो भी अत्याचार के हर पैमाने को तोड़ देते हैं। ये वो उनकी आदत है। अरे ब्रिजेश
ब्रजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार तो उनका कोई रास्ता काट दिया था, उसको उन्होंने जेल भिजवा दिया था। ब्रजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात दीपक जी भी अरे बैठे उनकी हैं, उनका भी भैंस ध्यान जब इस बात पर चोरी हुई आकर्षित थी करना चाहती तो हूँ उन्होंने कि पूरा लोग जो भी है आजम जी रामपुर से मंडल मिले की जेल पुलिस में, लगा दिया वो था ठीक बात है कि कि मेरी वो मिले, भैंस खोज लेकिन नहीं, ओपी सिंह जी प्लीज ये बीच है में मत उनकी बोलिए। ताकत ओपी का सिंह जी दुरुपयोग। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज। ओके, जेल में आजम जी से मिलने के बाद सभी जो लोगों ने कहा कि हम योगी जी से अपील करेंगे, उन्होंने अपील भी की योगी जी से कि इनको रिहा कर दिया जाए। तो योगी जी का देखिए कि उनके अंदर तो मानवता है ही नहीं, कोई भी मतलब राजनीति जरूर करे लेकिन राजनीतिक भी नहीं है। उल्टा उनके ऊपर असर हुआ, वो और ज्यादा विंडिक्टिव हो गए। उल्टा थैंक यू, और हाई कोर्ट थैंक में, यू नाई सुप्रीम जी। कोर्ट में अर्जी देते संजीव रहे। सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजीव सिंह। यस, गो अहेड प्लीज। ब्रजेश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बहुत बिरगावली गिना रहे थे लैंड ऑर्डर की। थोड़ा याद दिला देना चाहता हूं कि 2 लाइन कहना चाहता हूं कि जिनके कृत्यों पे शैतान भी शर्मिंदा, वो भी नसीहत देने आए हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फटकार लगाई थी। 117 मामले एनएसए के थे, ध्यान से सुनिएगा। 97 मामले को कहा कि राजनीति से प्रेरित और फर्जी लगाया गया था, जिसमें डॉक्टर कफील खान का भी मुद्दा था। दूसरी तरफ अभी बात ने कहा कि तेल लगाने वाली बात, पहली बात की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ये शब्द लेकिन गलत याद है। दिला दूं कि जब राजनाथ सिंह की सरकार थी तो उस समय इलाहाबाद में अपना दल के संस्थापक नेता स्वर्गीय सोनेलाल पटेल के ऊपर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया था। डॉक्टर जोशी सांसद हुआ करते थे। और आज पूरा देश देख रहा है कि परिवारवाद का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी पति को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाती है और पत्नी को केंद्र मंत्री बनाती है, और तेल कहां लगाया जा रहा है ये इनके सामने। तीसरी बात कहना चाहता हूं बहुत ध्यान से कि आज जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 चरित्र लेके चल रही है ब्रजेश जी। एक काम इसका रह गया कि पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के बारे में चर्चा करना, और दूसरा विपक्ष के नेताओं का चरित्रहनन करना। भारतीय जनता पार्टी का 2 मुख्य एजेंडा रह गया। और इसके बाद चौथी बात कह दूं, जो अभी आपकी सीटों की बात कही, निश्चित है कि चुनाव रामपुर में नहीं ब्रजेश जी, चुनाव आजमगढ़ में भी लोग देख रहे हैं कि वहां पर भी श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सीट को छोड़ी है। और मैं अंतिम 4 लाइन कह करके समाप्त करूंगा कि कांग्रेस जिस बड़े कैनवास को घेर रही है, राहत इंदौरी साहब की 4 लाइन है कि खुश्क दरिया में थोड़ी सी रवानगी और है, रेत के नीचे थोड़ा पानी और है, कौन पूछेगा इन गूंगे मुंसफों से खैरियत, ले दे करके हमारी बेजुबानी और है। हम इसको तोड़ना चाहते हैं, और ये सांप्रदायिकता के नाम पे जो देश को बांटने की भाजपा कर रही है। थैंक यू संजीव जी। आपको याद है ना कि आपको अभी असेंबली इलेक्शन में कितने % वोट मिले थे? क्यों हंस रहे हो भाई दुबे जी? ऐसे नहीं, गलत बात है, ये नहीं याद होगा। जी बोलिए संजीव जी। जवाब दूं ब्रजेश जी? यस प्लीज। देखिए ब्रजेश जी, जो हंसने वाले हैं, मुझे लगता है कि राजनीति में अभी चर्चा हो रही थी। 2012 का चुनाव भी याद कर लिएगा ब्रजेश जी। भारतीय जनता पार्टी 14% वोट पाई थी और 46 सीट थी। कांग्रेस पार्टी 11% वोट पाई थी और 28 सीट थी। तो ये ना बतावें। और आज भी जिस कांग्रेस का पूरे देश में राज था, दक्षिण के कई राज्यों में सुपड़ा तक साफ है इनका। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति में हम अहंकार नहीं पालते। करके हंस रहे थे में ये बड़े पुराने कांग्रेसी सपोर्टर का भी हुआ करते थे दुबे जी हमारे। वो फिर आएंगे। मैं दुबे जी की भावनाओं को समझ रहा हूँ। हाँ। वो फिर आएंगे कांग्रेस के साथ, क्योंकि बहाव में तो चले गए थे दुबे जी, लेकिन आना तो पत्रकार आदमी है, मन डोलता रहता है उनका। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि कलम से चलायमान है वो, स्वतंत्र पत्रकार हैं। ओके, दीपक मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद है। भाई दीपक, कोई बात नहीं, आपके दावों के पीछे कोई आधार है, कोई तर्क है? और आजम खान का जो राजनीतिक इतिहास है वो विचलन है नहीं उनके स्वभाव में, और समाजवादी पार्टी से अलग होकर वो अपना कोई राजनीतिक मुकाम बना नहीं पाए। लौट कर उनको यहीं आना पड़ा विक्रमादित्य मार्ग। देखिए, आजम साहब के स्वभाव में तो खामोशी भी कभी नहीं रही, एक। दूसरा, हम दावा के पीछे तथ्य भी हैं और तर्क भी हैं, भावभंगिमा भी है। बड़े पत्रकार और बड़े नेता जितना शब्दों से बोलते हैं, उससे ज़्यादा अपनी भावभंगिमा से बोलते हैं। श्रेष्ठ पत्रकार प्रभात जोशी जिसको कहते थे, रीड बिटवीन द लाइंस, लाइनों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कुछ बोल देती है। जैसे जब आप कभी कभी बोलते हैं और मुस्कुराते हैं, या कभी कभी अपनी आंखों से जो चीज़ बोल जाते हैं, तो ये पत्रकारिता जिसको सहाफ़त कहते हैं और सियासत की एक जुबान होती है। यहाँ खामोशियाँ भी बोलती हैं। अरे हम लोग तो लर्निंग स्टेज के जर्नलिस्ट हैं, अभी कहाँ आप बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं सर।
हम लोग तो अभी लर्निंग में हैं, चाहे दिनकर स्टूडेंट हैं अभी। सर एक दिन दीपक ही दिनकर होता है, ये तो राजनीति और पत्रकारिता का इतिहास है। प्लीज गो अहेड। आजम साहब जिस आह्लादित मन से और मुदित भाव भंगिमा से शिवपाल जी से मिले, एक तर्क, शिवपाल सिंह जी ने इस दौरान आजम साहब के साथ चलने वाले, उनके पीछे चलने वाले जितने लोग भी पीड़ित रहे उनको संरक्षण दिया, वैसे ही दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि लोक मुद्दा आजम साहब के मुद्दे को किसने बनाया? शिवपाल सिंह जी ने बनाया। मतलब इस आजम घूम कर उसी बात पे आता हूँ। आजम तो खान ये को तीन तथ्य क्या कम है? राजनीतिक कोई पद चाहिए, आपके पास क्या है उनको देने के लिए? या तो अपना ही पद दे दें शिवपाल जी अध्यक्ष का। दे देंगे। ये एक उदाहरण मैं आपको दूं, जब आजम दे देंगे, दे देंगे, पीएसपीएल का अध्यक्ष बना देंगे। मुख्य प्रवक्ता हूं बिल्कुल, और इसके पीछे एक तथ्य दे रहा हूं, यह पूरा उत्तर प्रदेश का दुबे जी आती दोनों हाथ में बम लेके आएंगे। बिल्कुल ना ना ना, मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, मैं इतिहास को रेखांकित कर रहा हूं। अफजील जी एक मिनट, आप बड़े सम्मानित हैं, आपका सम्मान है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जब आजम साहब झोले वाला बम मत निकालना। नहीं आदरणीय ब्रिजेश जी, यह उदाहरण बहुत जरूरी है, ये दृष्टांत जरूरी है, यह इतिहास भविष्य तय करेगा। जब आजम साहब दोबारा समाजवादी पार्टी में आते हैं, मंच सजा था, मैं भी मंच पे था, आपके कैमरे सामने थे, एक मिनट नहीं लगाते हैं शिवपाल जी, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे उत्तर प्रदेश के, और नेता प्रतिपक्ष जैसे पद को इस्तीफा देके आजम साहब के हाथों में सौंप देते हैं। यह दृष्टांत है या नहीं? जो चीज इतिहास में हो चुकी वो भविष्य में कैसे नहीं होगी? पर रमेश ठाकुर क्यों नहीं मानते? वो तो रमेश ठाकुर जी बड़े अलग अलग दे रहे हैं। देखिए रमेश ठाकुर जी बड़े उत्कट पत्रकार हैं, अच्छा विश्लेषण होता है, और यूं ना ये कि यह अभिधा और लक्षणा दोनों में व्यंजना की बात करते हैं, इनका हृदय मान रहा है। ओके, सुशील दुबे जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? दुबे जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तक जो आजम खान जी ने भोकाल काटा है, रौनक काटी है, वो एक बड़े बरगद की छत छाया में काटी है, कद के जो बड़े नेता थे धरतीपुत्र मुलायम सिंह के नेतृत्व में। मेंटली वो अखिलेश जी के साथ सहज नहीं है, अपने आप को कंफर्ट नहीं पाते, ये सच है, ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं। अब मैं बता रहा हूँ असली बात, जिस सत्ता ने और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जूनियर लालकृष्ण आडवाणी जी प्रिय सरल स्वभाव के शिवपाल जी चाहे अनचाहे समय की मांग के अनुसार बीजेपी के संगत, ये नहीं समझ पाता हूँ कि आप खिंचाई कर रहे हो कि संगत में आ गए। अगर आपको याद हो तो इटावा में वोट डालते समय शिवपाल जी ने कहा था जो पार्टी जीत रही मैंने उसको वोट दिया, और जीती थी बीजेपी। तो मुझे लगता है शिवपाल जी के माध्यम से आजम खान साहब 5 साल तो योगी है ही हैं, 2 साल मोदी हैं, काहे सत्ता का सुख नहीं लेंगे? ये सब मिलके कहीं ना कहीं जय श्री राम करने की स्थिति में आ रहे हैं, जो मुझे लगता है वरना जेल का फाटक पूरा नहीं खुलता। ओके, रमेश ठाकुर जी आपके कमेंट्स फाइनल। आजम खान क्या करेंगे? ये तो अध्यक्ष ही देने को तैयार हैं। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लग रहा है चुनाव हुए हैं, चुनाव होने के बाद में आजम खान मतलब चुनाव के बाद से मतलब एक चर्चाओं में बिंदु में है, लेकिन आप एक बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल चीज़ों को इस समय आप देख सकते हो। उनकी तरफ से कोई ऐसा बयानात नहीं आया, ना ही समाजवादी पार्टी के लिए, ना किसी भी और बड़े लीडरान के लिए, और कमोबेश उनके परिवार से भी मैं भी कह रहा हूं ऐसा बयान नहीं आया। समझदार नेता हैं, उन्हें पता है कब किसके साथ रहना है और कब किससे भाग जाना है। हाँ, अब ये देखो, आप चाहे आप उत्तर प्रदेश हुकूमत की बात कर लो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत की बात कर लो, तो दोनों अगर सरकारों में आप देखो तो उनके कद का, इनके अनुभव का इक्का दुक्का आपको नेता दिखाई दे जाएगा, वरना उनके कद का कोई नेता आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये सारे इतने ड्रामे हो रहे हैं, वो बड़ा देख देख के खुद ही हंस रहे होंगे, खुद ही ये चीज़ों को देख रहे होंगे कि हमारे और समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। इन लोगों ने इतनी आग लगा दी, और आग लगाने के बाद भी ये लोग घी पे घी डाले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में ये सोच रहे पार्टी चली जाएगी, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मुझे ऐसा लगता नहीं। लेकिन हाँ, बारीक सी संभावना जो मुझे लगती है वो कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि जिस तरीके से प्रमोद कृष्णन उनसे मिलते हैं और उनके परिवार वालों ने जिस तरीके से उनका वेलकम किया है, के पास क्या है, उसके बाद में फिर कपिल सिब्बल ने, आपको पता 2 महीने से एक अध्यक्ष देखिए कांग्रेस नहीं पाए किसको अध्यक्ष बनाया जाए। प्रियंका गांधी चली गई लखनऊ से तो अभी तक लौटी नहीं। मुख्य द्वार पे यूपीसीसी में ताला लगा रहता है, छोटा सा गेट खुला है, केवल उसी से लोग आते जाते हैं। संगठन का आता पता नहीं।
हो सकता, ये आप मुझे लग रहा हो सकता है इस हालात चीज नहीं को है, रिफॉर्म ऐसे करने नहीं के है। लिए, इस सब चीजों को, ताले को खुलवाने के लिए प्रियंका जी आ रही हैं। देखिए अभी- देखो आजम संजीव खान हमारे के दोस्त हैं, पास लेकिन अगर बचाव आप ये करने सोचो- बेचारों को आना पड़ रहा है, क्या करें हम? इनको भी पता मेन गेट बंद है, छोटे गेट से एंट्री है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गेट बंद है, कतई बंद नहीं, है। नहीं, नहीं, बड़ी नहीं, ब्रिजेश, पूछताछ- छोटे वाले गेट से कतई ब्रिजेश जी, जैसे हो जेल सकता हो है गया कि- ना, जेल छोटा ब्रिजेश गेट, जी, हाँ। जैसे ब्रिजेश जेल हो गया जी, छोटा गेट, छोटे गेट से हो आते हो, वो भी सकता है। सुनिए ब्रजेश जी। दुबे जी, वो आप वाला कुछ गेट नाराज हो बोलते हैं। कांग्रेस वो से, भी हो ऊपर सकता है। से जो अचानक से आदेश- बिना बुलाए आप बोलने लगे, जैसे इसका देखिए, मतलब कुछ व्यक्तिगत पीड़ा आपकी है। बात का समर्थन कर रहा हूँ, वो भी जेल है, छोटा गेट से आता जाना होता है। ओके, संजीव को कह लेने दीजिए। हाँ संजीव बोलिए। नहीं नहीं ब्रिजेश जी, मैं ये कह रहा था कि निश्चित है कि आप किसी कुछ समय गए होंगे तो छोटा गेट में खुला अरे मैं होगा। नहीं यार, गेट रिपोर्टर खुला लोग रहता है, हमारे बताते नेता आदरणीय हैं, प्रियंका पत्रकार जी- लोग चर्चा करते हैं, नहीं, जो भी नहीं और ऐसी नाहिद बात जी भी नहीं खूब है। जोर शोर से सबको और चौराहों आदरणीय पे प्रियंका बताती है जी- कि कांग्रेस का ऑफिस बंद है। ये आदरणीय प्रियंका जी लखनऊ आ रही हैं, आज ही अखबारों में है, आपने देखा भी। ओके। देखिए, कांग्रेस पार्टी नाहिद के जी, ऊपर 20 सवाल सेकंड। खड़ा करना उठाना बहुत अरे बड़ी बात है। रामपुर में कांग्रेस और बीजेपी एक है। नूर बानो जो उस कांग्रेस की सांसद रही, उनका बेटा मंत्री रहा नावेद, वो अभी आजम साहब के विरुद्ध चुनाव लड़ा, बुरी तरह से हारा, 2000 वोट के लिए जमानत जब्त की। नावेद का बेटा स्वार से, जहां अब्दुल्ला आजम जी जहां से अरे विधायक कपिल वहां से सिब्बल चुनाव केस लड़े लड़े, हैं इनका। कांग्रेस से जो टिकट मिला Thank उसको you। नकारा और बीजेपी के बहुत टिकट से शुक्रिया, लड़े। धन्यवाद। पूरी तरह से डिबेट ओवर। हारे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत किए। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।